आज हम तरल पदार्थों यानी फ्लूइड्स की दुनिया में उतर रहे हैं, लेकिन एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ के साथ। दिलचस्प मोड़? हाँ, हम उनकी बात करेंगे जब वो पूरी तरह से स्थिर हों, बिल्कुल शांत, जिसे कहते हैं फ्लूइड स्टैटिक्स। अच्छा। अब सुनने में लग सकता है कि अगर कोई चीज हिल ही नहीं रही तो उसमें दिलचस्प क्या होगा, है ना? हाँ, ये सवाल तो उठता है। लेकिन हमारे जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि इसी शांत अवस्था में एक बहुत ही शक्तिशाली कॉन्सेप्ट छुपा है, दबाव या प्रेशर। प्रेशर। तो आज हमारी सारी बातचीत इसी प्रेशर के इर्द गिर्द घूमेगी। ये असल में है क्या, इसे नापते कैसे हैं, और ये काम कैसे करता है? बिल्कुल। और सबसे जरूरी सवाल, रुके हुए तरल में ये काम कैसे करता है कि हाइड्रोलिक लिफ्ट जैसी विशाल मशीनें बन जाती हैं। चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। जरूर। तो शुरुआत यहीं से करते हैं। जब कोई तरल पदार्थ स्थिर होता है तो स्रोतों के मुताबिक उसकी एक बहुत ज़रूरी प्रॉपर्टी, विस्कोसिटी या चिपचिपाहट, वो एक तरह से गायब हो जाती है। हाँ, आप कह सकते हैं कि उसका असर शून्य हो जाता है। तो इसका मतलब है कि शेयर स्ट्रेस भी शून्य है। तो फिर इसमें अध्ययन करने लायक बचा क्या? ये बिल्कुल सही सवाल है और यहीं से सारा खेल शुरू होता है। देखिए, शेयर स्ट्रेस को आप तरल की परतों के बीच की रगड़ की तरह समझ सकती हैं। जैसे शहद बहता है तो उसकी परतें एक दूसरे पर फिसलती हैं। बिल्कुल, वहाँ शेयर स्ट्रेस होता है, लेकिन जब पानी गिलास में शांत पड़ा है तो कोई रगड़ नहीं, कोई फिसलन नहीं। अच्छा, तो सारी इंटरनल फ्रिक्शन खत्म हो गई। सही। और जब ये रगड़ खत्म हो जाती है तो उस तरल की सतह पर सिर्फ एक ही तरह का बल काम कर रहा होता है। कौन सा बल? एक सीधा, सामान्य यानी परपेंडिकुलर स्ट्रेस, और इसी सीधे लगने वाले स्ट्रेस को हम प्रेशर कहते हैं। ओह, अच्छा। यही वजह है कि फ्लूइड स्टैटिक्स का पूरा क्षेत्र असल में सिर्फ प्रेशर को समझने के बारे में है। और ये प्रेशर आता कहाँ से? ज्यादातर मामलों में ये हमारे ऊपर मौजूद हवा का वजन है, जिसे हम वायुमंडलीय दबाव या एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये शब्द तो हम सबने सुना है, पर ये बनता कैसे है? क्या ये सिर्फ हवा का वजन है? वजन एक हिस्सा है, लेकिन इसे और गहराई से देखें तो सोचे कि हवा के अरबों खरबों छोटे छोटे कण हैं। ये कण सूरज से ऊर्जा लेकर बहुत तेज गति से घूमते रहते हैं और हर सेकंड आपसे, मुझसे, हर चीज से टकरा रहे हैं। अच्छा, एक टक्कर का तो पता भी नहीं चलता होगा। नहीं चलता, लेकिन जब ये सब मिलकर एक साथ धक्का देते हैं तो उसी कलेक्टिव पुश को, उस संयुक्त प्रभाव को हम वायुमंडलीय दबाव कहते हैं। कमाल है। तो ये एक अदृश्य बल है जो हमें हर तरफ से लगातार दबा रहा है। चलिए, तो फिर खुद प्रेशर को ही समझते हैं। सबसे आम परिभाषा तो है फोर्स अपॉन एरिया। हाँ, बल प्रति क्षेत्रफल। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात लिखी है। प्रेशर एक अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन प्रेशर से पैदा होने वाला फोर्स एक सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। अगर प्रेशर की कोई दिशा नहीं है तो उससे पैदा होने वाले फोर्स की दिशा कहाँ से आ गई? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है और इस कॉन्सेप्ट का आप कह सकते हैं दिल है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका एक उदाहरण है। बताइए। मान लीजिए आप पानी में बहुत गहराई में हैं। उस एक बिंदु पर पानी का दबाव आप पर हर तरफ से लग रहा होगा, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, हर तरफ से बराबर। ठीक है। तो उस एक बिंदु पर प्रेशर का सिर्फ एक मान है, जैसे 100 पास्कल। कोई एक दिशा नहीं है, इसीलिए वो स्केलर है। ठीक है, जैसे कमरे में तापमान होता है 25 डिग्री सेल्सियस है, पर किस दिशा में, ये सवाल ही गलत है। बिल्कुल सही एनालॉजी है। अब सोचिए, उसी पानी में एक मछली तैर रही है। अब वो प्रेशर मछली की सतह पर एक बल पैदा करेगा। अच्छा। तो और वो बल हमेशा सतह के 90 डिग्री के कोण पर यानी परपेंडिकुलर लगेगा, मछली के ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर। तो अब उस बल का एक मान भी है और एक निश्चित दिशा भी है। बिल्कुल, इसीलिए प्रेशर फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाता है। प्रेशर दिशाहीन है, लेकिन जब वो किसी सतह से टकराता है तो उसे एक दिशा मिल जाती है, सतह के लंबवत। अच्छा, तो प्रेशर एक संभावना की तरह है और जब उसे कोई सतह मिलती है तो वो एक वास्तविक बल में बदल जाता है जिसकी एक दिशा होती है। ये बहुत साफ हुआ। ठीक है, तो अब हम समझ गए कि प्रेशर क्या है, लेकिन अगर हमें इसे मापना हो तो कैसे मापेंगे? मैंने स्रोतों में देखा कि इसकी कई यूनिट्स हैं, पास्कल, बार, एटीएम, पीएसआई। हाँ, ये बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है। बिल्कुल। हम गाड़ी के टायर में हवा पीएसआई में भरवाते हैं, मौसम की रिपोर्ट में दबाव बार या मिली बार में बताते हैं, और विज्ञान की किताबों में पास्कल लिखा होता है। इनमें क्या फर्क है?
हाँ, ये उलझन बहुत आम है। इसकी वजह ऐतिहासिक और अलग-अलग इंडस्ट्री की ज़रूरतें हैं। स्रोतों ने इनका एक क्रम भी बताया है, जो इनके मान को समझने में मदद करता है। क्या क्रम है? सबसे बड़ी इकाई है एटीएम, यानी स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर। ये लगभग समुद्र तल पर औसत वायुमंडलीय दबाव है। इसके बाद आता है बार, जो एटीएम से थोड़ा ही छोटा होता है। अच्छा। फिर kgf/cm² है, और फिर आता है psi, यानी पाउंड्स पर स्क्वायर इंच, जो गाड़ियों में बहुत इस्तेमाल होता है। और इन सब में सबसे छोटी और वैज्ञानिक स्टैंडर्ड इकाई है पास्कल। स्रोतों में पीएसआई का विश्लेषण काफी दिलचस्प था। आखिर में एक नतीजा निकलता है कि 1 पीएसआई लगभग 16,894.76 पास्कल के बराबर होता है। हाँ, ये तो बहुत बड़ा अंतर है। psi की एक यूनिट पास्कल की लगभग 7,000 यूनिट्स के बराबर है। बिल्कुल, और ये सिर्फ सामान्य ज्ञान नहीं है। इन इकाइयों को एक दूसरे में बदलना खासकर इंजीनियरिंग में बहुत जरूरी है। जैसे एक और जरूरी रूपांतरण है 1 ATM = 14.7 psi। 14.7 psi। इसका मतलब ये है कि हमारे ऊपर हर समय जो वायुमंडलीय दबाव पड़ रहा है, वो हर एक वर्ग इंच पर लगभग 14.7 पाउंड के वजन के बराबर है। इतना ज्यादा? हम इसे महसूस क्यों नहीं करते? क्योंकि ये हमारे शरीर के अंदर के दबाव से संतुलित हो जाता है। ये रूपांतरण हमें दबाव की ताकत का एक वास्तविक एहसास देते हैं। ये तो कमाल की बात है। तो अगली बार जब मैं टायर में 32 psi हवा भरवाऊंगी, तो मुझे पता होगा कि मैं असल में वायुमंडलीय दबाव के ऊपर 32 psi का अतिरिक्त दबाव डाल रही हूँ। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा अगला कॉन्सेप्ट है प्रेशर सिस्टम का, जिसे स्रोतों में एक नक्शे की तरह दिखाया गया है। इसमें सबसे नीचे एक लाइन है एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर की। ये क्या है? वो नक्शा या डायग्राम प्रेशर को समझने के लिए एक फ्रेमवर्क देता है। उसमें जो सबसे निचली लाइन है एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर, वो एक सिद्धांतिक स्थिति है, एक पूर्ण वैक्यूम। जैसे गहरे अंतरिक्ष में? हाँ, बिल्कुल। ऐसी जगह जहां एक भी हवा का कण नहीं है। चूंकि वहां कोई कण नहीं है तो कोई टकराव नहीं, कोई मोमेंटम ट्रांसफर नहीं, और इसलिए कोई बल या दबाव नहीं। ये हमारा जीरो पॉइंट है। और फिर उस नक्शे में एक और जरूरी लाइन है वायुमंडलीय दबाव की। हाँ, उस प्रेशर सिस्टम को हम समुद्र तल की तरह देख सकते हैं। एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर जमीन का सबसे निचला बिंदु है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर समुद्र तल है, जहां हम सब रहते हैं। अच्छा। अब जो भी दबाव हम इस समुद्र तल यानी वायुमंडलीय दबाव से ऊपर मापते हैं, उसे गेज प्रेशर कहते हैं। और जो नीचे मापते हैं? और जो दबाव हम वायुमंडलीय दबाव से नीचे मापते हैं, उसे वैक्यूम प्रेशर कहते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि जब मेरा टायर प्रेशर गेज 32 psi दिखाता है, तो वो असली यानी एब्सोल्यूट प्रेशर नहीं है? नहीं, वो असल में वायुमंडलीय दबाव के ऊपर 32 psi है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। वो गेज प्रेशर है। असली या एब्सोल्यूट प्रेशर होगा 32 psi प्लस वायुमंडलीय दबाव, जो लगभग 14.7 psi है। तो टायर के अंदर का कुल दबाव लगभग 46.7 psi होता है। बिल्कुल। हमारे ज़्यादातर उपकरण जैसे टायर गेज या ब्लड प्रेशर मशीन हमें गेज प्रेशर ही बताते हैं। वाह, ये एक बहुत बड़ा आहा मूवमेंट है। तो अब हम जानते हैं कि दबाव क्या है, उसे मापते कैसे हैं। लेकिन अब सबसे दिलचस्प सवाल, ये एक तरल में व्यवहार कैसे करता है? यहाँ पर दो बहुत मशहूर नियमों का जिक्र आता है। पहला है हाइड्रोस्टैटिक लॉ। हाँ, हाइड्रोस्टैटिक लॉ बहुत सीधा और शक्तिशाली है। इसका फॉर्मूला है P = ρgh। P = ρgh। यहाँ P दबाव है, ρ तरल का घनत्व है, g गुरुत्वाकर्षण है, और h तरल की गहराई है। ये फॉर्मूला कहता है कि दबाव सिर्फ गहराई और घनत्व पर निर्भर करता है। सुनने में तो काफी सरल लगता है, लेकिन इसी सरल से नियम से एक ऐसी बात निकलती है जिसे हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स कहते हैं। और ये पहली बार में यकीन करने लायक नहीं लगती। पैराडॉक्स। वो कहते हैं कि अगर मेरे पास एक बहुत पतली सी पानी की ट्यूब हो और एक बहुत बड़ी झील हो, तो दोनों में 10 मीटर की गहराई पर दबाव बिल्कुल बराबर होगा। ये कैसे हो सकता है? झील में तो करोड़ों लीटर ज्यादा पानी है। यही इस पैराडॉक्स का जादू है। नियम कहता है कि दबाव केवल गहराई और घनत्व पर निर्भर करता है। ये कंटेनर के आकार या उसमें मौजूद तरल की कुल मात्रा पर निर्भर नहीं करता है। पर क्यों? लॉजिक क्या है इसके पीछे? ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी भी बिंदु पर दबाव को केवल उसके ठीक ऊपर मौजूद तरल के स्तंभ मतलब कॉलम का वजन महसूस होता है।
चौड़ी झील में उस बिंदु के अगल बगल का पानी साइड की दीवारों पर दबाव डालता है, उस एक बिंदु पर नहीं। अच्छा। इसलिए 10 मीटर की गहराई पर, चाहे वो पतली ट्यूब हो या विशाल झील, उस बिंदु के ऊपर पानी का स्तंभ 10 मीटर का ही है और इसलिए दबाव भी समान होगा। लेकिन ये सुनने में इतना काउंटर इंट्यूटिव लगता है। क्या स्रोतों में इसका कोई प्रैक्टिकल सबूत बताया गया है? हाँ, इसके लिए एक क्लासिक प्रयोग है जिसमें अलग अलग आकार के कई बर्तनों को नीचे से एक ही पाइप से जोड़ दिया जाता है। ठीक है। एक संकरी ट्यूब, एक चौड़ा फ्लास्क, एक टेढ़ा-मेढ़ा बर्तन। ठीक है। जब आप किसी एक में पानी डालते हैं तो आप देखते हैं कि पानी सभी बर्तनों में एक ही स्तर तक चढ़ता है, चाहे उनका आकार कुछ भी हो। वाह, ये साबित करता है कि तल पर दबाव हर जगह समान है। बिल्कुल। ये तो जबरदस्त है। अब आते हैं दूसरे नियम पर, पास्कल का नियम, जिसके बारे में कहा गया है कि यही हाइड्रोलिक्स की नींव है। इसके 2 रूप बताए गए हैं। सही। पहला रूप तो वही है जिसकी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, कि किसी तरल में एक बिंदु पर दबाव सभी दिशाओं में समान रूप से लगता है। और दूसरा रूप? दूसरा रूप, जिसे लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी या संचरण का नियम कहते हैं, वो क्रांतिकारी है। वो ये कहता है कि अगर आपके पास एक बंद बर्तन में कोई तरल है और आप उस पर कहीं से भी बाहरी दबाव डालते हैं, तो वो दबाव उस तरल के हर एक कण तक, हर कोने तक बिना किसी कमी के बराबर मात्रा में फैल जाएगा। ओके। पास्कल का नियम तो कमाल का है। मतलब एक छोटी सी सिरिंज पर उंगली से जोर लगाकर मैं दूसरी तरफ एक भारी वजन उठा सकती हूँ। इसी सिद्धांत पर हाइड्रोलिक जैक काम करता है। सही कहा ना? हाइड्रोलिक लिफ्ट इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। सोचिए, एक यू आकार की ट्यूब है जिसमें तेल भरा है। एक तरफ का मुंह पतला है जिस पर एक छोटा पिस्टन है, और दूसरी तरफ का मुंह बहुत चौड़ा है जिस पर एक बड़ा रैंप है जहां कार खड़ी है। सही। जब आप छोटे पिस्टन पर थोड़ा सा बल, फोर्स 1 लगाते हैं, तो वो छोटे से क्षेत्रफल एरिया 1 पर एक दबाव, प्रेशर इज इक्वल टू F1 A1 बनाता है। पास्कल के नियम के अनुसार यही दबाव बिना कम हुए पूरे तेल में फैल जाता है और बड़े रैंप तक पहुंचता है, जहां पर वही दबाव अब एक बहुत बड़े क्षेत्रफल एरिया 2 पर काम कर रहा है। एग्जैक्टली। तो वहां जो आउटपुट बल फोर्स 2 पैदा होगा, वो होगा प्रेशर इंटू एरिया 2। चूंकि एरिया 2 एरिया 1 से बहुत ज्यादा है, तो फोर्स 2 भी फोर्स 1 से बहुत ज्यादा होगा। तो आपने एक छोटे से बल को एक विशाल बल में बदल दिया। यही हाइड्रोलिक्स की शक्ति है। हाँ, इसे बल का गुणन या फोर्स मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। तो हमने एक बहुत ही दिलचस्प यात्रा की है। हमने देखा कि रुके हुए तरल का अध्ययन यानी फ्लूइड स्टैटिक्स असल में प्रेशर का अध्ययन है। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स में देखा कि दबाव सिर्फ गहराई पर निर्भर करता है, आकार पर नहीं। और अंत में पास्कल का नियम हमें बताता है कि एक छोटे से बल को एक विशाल उपयोगी बल में कैसे बदला जा सकता है। सही। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। स्रोत कहते हैं कि तरल पदार्थ हमेशा उच्च दबाव वाले क्षेत्र से कम दबाव वाले क्षेत्र की ओर बहता है। हाँ, ये तो प्रकृति का नियम है। अगर पास्कल का नियम कहता है कि बाहरी दबाव हर जगह समान रूप से और एक साथ फैलता है, तो फिर एक हाइड्रोलिक सिस्टम में कोई भी चीज हिलती कैसे है? अच्छा सवाल है। अगर छोटे पिस्टन और बड़े पिस्टन दोनों के नीचे दबाव एक ही पल में बराबर हो जाता है, तो फिर बड़े पिस्टन को ऊपर उठने के लिए कोई दबाव का अंतर तो मिला ही नहीं। क्या समान दबाव का मतलब प्रवाह का न होना नहीं है? इस पर विचार करने से शायद हमें स्टैटिक और डायनामिक सिस्टम के बीच का अंतर और भी गहराई से समझ में आएगा।